गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पे देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले हम इस प्रश्नावली का बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके ग्राफ के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका बेसिक यदि हमें पता है तो हम ग्राफ को बनाएंगे तो हमें थोड़ी आसानी होगी। दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी यहाँ पे चर कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। और समीकरण है वो कितनी होनी चाहिए? रेखिक। रेखिक का मतलब कितना? घात एक होनी चाहिए। अधिकतम घात चर की है वो एक होनी चाहिए। और युग्म का मतलब समीकरण है वो दो समीकरण होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे रैखिक समीकरण का क्या लिखता हूँ? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखता हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो मानक रूप है, वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका क्या हो गया? मानक रूप है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी और सी, इनको छोड़िए, एक्स और वाई को देखिए, ये है क्या? चर। कितने चर होंगे? दो चर। और इसमें देखिए रेखिक का मतलब इसके ऊपर भी घात एक और इसके ऊपर भी घात यानी एक है, तो ये रेखिक हो गए। इसको बोलते हैं रेखिक समीकरण। अब बात आई युग्म। युग्म का मतलब समीकरण होंगी दो, तो हम यहाँ पे दूसरी जो समीकरण लिखते हैं वो ये लिखी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए ये पहला समीकरण है, इसलिए यहाँ पे a1 b1 और c1। ये दूसरा समीकरण है तो इसलिए यहाँ पे a2 b2 और c2 लगा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला जो समीकरण है इसमें ये a1 है वो x का गुणांक है, b1 है वो y का गुणांक है और c1 है वो अचर पद है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये a2 है वो x का गुणांक है, b2 है वो y का गुणांक है और c2 है वो अचर पद है। अब क्या करते हैं, हम इन सभी को लेकर हमें क्या करनी है? एक सारणी बनानी है और सारणी से हमें क्या करना है? उनके मान, इनकी प्रकृति बतानी है, इनके हल बताने हैं और ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत। यानी इन तीन बातों की जानकारी करने के लिए हमें क्या करना है? इस जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं उनके गुणांकों का अनुपात लेना है और उनकी प्रकृति, उनके हल और संगत है या असंगत, इसके बारे में जानकारी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक सारणी का निर्माण करते हैं। सारणी का निर्माण करने से पहले यहाँ पे हम लिखते हैं क्रम संख्या। क्रम संख्या के बाद में आपको क्या लिखना है? यहाँ पे समीकरण युग्म, यानी जो समीकरण दी गई है उसका युग्म। उसके बाद में गुणांकों का क्या करना है? अनुपात लिखना है। गुणांकों का अनुपात लिखने के बाद में आपको उसकी प्रकृति लिखनी है, यानी किस प्रकार के हल होंगे, रेखाएं किस प्रकार आएंगी और यहाँ पे उसके हल बताने हैं, कितने हल होंगे और आगे उसके बारे में बताना है कि ये जो समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत। देखिए रैखिक समीकरण युग्म है वो इस प्रकार लिख लेते हैं हम, यहाँ पे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा जो समीकरण है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए पहली बात, अनुपात लेते हैं। किसका अनुपात? गुणांकों का अनुपात। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। यदि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 बराबर हैं तो रेखिक जो समीकरण हैं उनके जो हमें ग्राफ के अंदर रेखाएं प्राप्त होगी उनकी प्रकृति कैसी होगी? उनकी प्रकृति होगी संपाती। कैसी होगी? संपाती। अब देखिए संपाती होता क्या है? संपाती होगा, यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो उनसे दोनों समीकरणों से सिर्फ एक रेखा प्राप्त होगी, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, यानी एक ही रेखा प्राप्त होगी। अब इस एक रेखा के ऊपर अनंत बिंदु है तो हम कितने हल ले सकते हैं? अनंत हल ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस समीकरण युग्मों के हल क्या होंगे? अनंत होंगे। ठीक है। अब बात आई कि संगत है या असंगत, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जिस समीकरण युग्म के हल होंगे वो समीकरण युग्म संगत होंगे।
नंबर 2 बात, हमें क्या करना है, दोबारा अनुपात लेना है। A1 बट्टा A2 बराबर है, सॉरी बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। यानी यहाँ पे ये जो अनुपात है वो बराबर नहीं होंगे, और यदि बराबर अनुपात नहीं होंगे तो जो हमें दो रेखाएं प्राप्त होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। कैसी रेखाएं? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखाएं देखिए कहाँ कितने स्थान पे काटती है? एक स्थान पे। तो एक, इसका हल कितना होगा? एक होगा। तो प्रकृति तो क्या होगी रेखाओं की? प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी, और उन प्रतिच्छेदी रेखाओं के हल ज्ञात करने हैं तो कितने हल होंगे? द्वितीय रूप से एक हल होगा, और यदि हल है तो वो रेखाएं क्या होंगी? संगत होंगी। ठीक है। इसी प्रकार हमें क्या करना है? 3 नंबर देखना है। 3 नंबर में भी यही अनुपात लेना है। तो A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। यानी यह कंडीशन यदि हम प्राप्त हुए कि ये दोनों अनुपात बराबर है लेकिन आगे वाले गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है, तो रेखिक समीकरण है वो समांतर होगी। कैसी होगी भाई? समांतर। अब ध्यान दीजिए, समांतर क्या? कोई दो रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो? बराबर हो। इनके बीच की दूरी संदेह क्या होगी? बराबर होगी। तो वो रेखाएं क्या होगी? समांतर। अब बताइए, ये दोनों रेखाएं कहीं पे मिलेगी? समांतर रेखाएं कहीं पर भी नहीं मिलती। अब देखिए, ये कहीं पर नहीं मिलती तो इसका मतलब इनसे कोई हल ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और आपको बताया गया है कि जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता तो वो क्या कहलाता है? असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? ये सारणी ध्यान में रखनी है। हमें यदि ये अनुपात प्राप्त होता है तो समीकरण युग्म की जो प्रकृति है वो संपाती, यानी रेखाएं आपस में क्या होगी? संपाती होगी। हल एक होगा, सॉरी अनंत होगा और संगत होगा। यदि तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो समीकरण युग्म की जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी होगी, एक हल होगा तथा संगत होगी। और यदि पहले दो अनुपात बराबर हैं लेकिन आगे के दो अनुपात बराबर नहीं है तो समीकरण युग्म समांतर होगा और इसमें कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा। अब इसी के अनुसार हम क्या करेंगे? समीकरण युग्म के हल ज्ञात करेंगे। अच्छा बच्चों, हम यहाँ पे दो उदाहरण लेते हैं, उन्हें हल करते हैं जो हमारी समीकरण यानी हमने सारणी बनाई थी उसी के अनुसार। देखिए, पहला जो हमारा समीकरण है 2x - 3y बराबर 8, इसमें देखिए ये पहला समीकरण है। इसके लिए इसके जो गुणांक a1, v1 और c1 का मान हम निकालते हैं। देखिए a1 का मान कितना होगा? जो x का गुणांक है वो a1 का मान कितना हो गया? 2। v1 यानी जो y का गुणांक है -3, ये हो गया v1 का मान। और यहाँ देखिए C1 अचर पद है, इसे 8 लेते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि इस संख्या को हम इस तरफ भी लिख सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाली बातें नहीं है। आगे देखिए, ये हमारा 2 नंबर समीकरण है। ये 2 नंबर समीकरण है तो इससे a2 का मान निकालते हैं। a2 का मान है वो x का गुणांक कितना है? 4, b2 का मान यानी जो y का गुणांक है -6 और c2 का मान जो अचर पद है वो कितना है? 9। ठीक है। अब देखिए इनका अनुपात देखिए, पहले अनुपात लेंगे 2/4, दूसरा जो अनुपात है वो -3/-6, तीसरा जो अनुपात है वो 8/9। इसे हल कीजिए, इसको सरल करते हैं तो 1/2 प्राप्त, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसको हल करते तो माइनस से माइनस कट, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये सरल होगा नहीं तो 8/9। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बताइए 1/2 1/2 के बराबर है, 1/2 ये 8/9 के बराबर है नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो 3 नंबर था वो इसी प्रकार का था, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो 3 नंबर वाली जो बात है वो लिखनी है। अब इसमें यदि हमें पूछा जाए कि इसकी प्रकृति क्या होगी, तो इसकी जो रेखाओं की प्रकृति होगी वो रेखाएं क्या होंगी?
समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी? समांतर। अब यदि हमें पूछ लिया जाए कि इसके हल कितने होंगे, तो हल कितने होंगे इसके? कोई नहीं होगा, हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, क्योंकि समांतर में आपको बताया गया हल नहीं होते। और यदि आपको संगत या असंगत पूछा जाए तो आपको पता है कि जिस समीकरण युग्म के हल नहीं होते वो समीकरण युग्म असंगत होता है। इसी अनुसार ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला जो समीकरण है उसमें देखिए a1 का मान कितना है, जो x का गुणांक है 2, v1 का मान देखिए जो y का गुणांक है -5, c1 का मान देखिए जो अचर पद है 4। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में देखिए a2 का मान x का गुणांक 2, b2 का मान y का गुणांक 1। देखिए यहाँ पे y का कोई गुणांक नहीं दिखाई दे रहा, तो वहां पे हमें गुणांक 1 मिलेगा। तो c2 का मान है वो -8। अब इसी का हम अनुपात लेते हैं। देखिए पहला अनुपात 2/2, आगे देखिए -5/1, आगे देखिए 4/-8। सरल कीजिए, 2 को 2 से विभाजित करने पर 1 प्राप्त होता है, -5 को 1 से विभाजित करने पर -5 प्राप्त होता है, और ये दोनों सरल करोगे तो -1/2 प्राप्त होगा। अब बताइए 1 है वो -5 के बराबर होता है? नहीं। -5 है वो -1/2 के बराबर होता है? नहीं। इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 नंबर बात याद रखनी है। यदि a1/a2 बराबर नहीं है, b1/v2 बराबर नहीं है, c1/c2, तो बताइए समीकरण युग्म की प्रकृति है वो कैसी होगी कि समीकरण युग्म में जो रेखाएं होंगी वो आपस में प्रतिच्छेदी होंगी। अब रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी है तो हल कितना होगा? 1 हल होगा। कितना हल होगा? 1 हल। और यदि हल है तो वो क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत। तो इस प्रकार से हमें 4.1 है उसका पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको हल करना है।